हेलो फ्रेंड्स। आज का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक याद है उन बलिदानों की जिनकी वजह से हम आज आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, एक कमिटमेंट है कि हम अपने देश के सपनों को और उनके आइडियल्स को जीवित रखेंगे। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन ज़रा सोचें, आज़ादी के बाद जो नया भारत बना उसका दिल किस चीज़ से धड़कता है? वो है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान के अंदर एक ऐसा संघर्ष छुपा हुआ है जिस संघर्ष में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन खंगाल के उनका रस निचोड़ के हमारे अपने संविधान में डाला। आज हम इसी कहानी का अगला पन्ना खोलेंगे। तो स्वागत है आपका साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से फ्लेवर्स बारो किए हैं। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशरी का बैलेंस और जुडिशरी का सेटअप। तो स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सोचिए, जब भारत का संविधान बन रहा था ना, तब एक बड़ी सोच चल रही थी, हम अपनी सरकार किस मॉडल पे बनाएंगे, इस पर चर्चा हो रही थी। दुनिया में दो बड़े मॉडल्स फेमस थे उस टाइम, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और अमेरिकन प्रेसिडेंटल सिस्टम। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, इसमें जो लॉ बनता है और जो लॉ चलता है, दोनों ही एक ही टीम के होते हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंटल सिस्टम की बात करें, इसमें जो लॉ बनाने वाले और लॉ चलाने वाले होते हैं, वो अलग अलग टीम्स होती है। लॉ बनाने के लिए अलग टीम और लॉ चलाने के लिए अलग टीम, मतलब लेजिस्लेशन के लिए अलग टीम और एग्जीक्यूशन के लिए अलग टीम। मगर हमने ब्रिटिश मॉडल चूज किया, क्यों? क्योंकि ये मॉडल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड है। जैसे एक ही ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियंस एक ही ट्यून बजाते हैं, वैसे ही लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है और एग्जीक्यूटिव जो कानून लागू करता है मिलके काम करते हैं। और ये बात हमें अमेरिकन प्रेसिडेंटल सिस्टम में देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए हमने बेहतर जाना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ही हमारे भारत के लिए ठीक रहेगा। अमेरिकन मॉडल अलग है। वहां जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, वो अपने अपने पैरेलल ट्रैक्स पे काम करते हैं। कानून जो बनाता है वो एक अलग बॉडी है और कानून को जो लागू करती है वो अलग बॉडी है। जैसे दो अलग ट्रेन्स जो अपनी अपनी पटरी पे चल रही है पर एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करती। ये है अमेरिकन मॉडल। अब चूंकि हमने ब्रिटिश स्टाइल का मॉडल चुना, इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मॉडल भी कहा जाता है और कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और हाँ, ये सिस्टम सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि हर स्टेट में भी लगता है, क्योंकि हमारी जो बाकी स्टेट्स है वहां पे भी सेम मॉडल फॉलो होता है। अब हमने जाना कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज किया अपने देश के लिए, तो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सिस्टम को समझने का सिंपल तरीका यह है कि एक क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल लो। पहला फीचर, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। देखिए दोस्तों, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब एक फॉर्मल कैप्टन की तरह। फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति या राज्यपाल, जो मैच शुरू होने से पहले ही टॉस करता है पर बैटिंग बॉलिंग ऑर्डर नहीं डिसाइड करता। और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी प्लेइंग कैप्टन, पीएम या सीएम, जो एक्चुअल स्ट्रेटजी बनाता है। अब दूसरा फीचर क्या है इसका? मेजॉरिटी पार्टी रूल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। जो पार्टी लोकसभा या असेंबली में ज्यादा सीट्स जीत लेती है वही सरकार बनाती है। तीसरा फीचर, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्टर्स एक ही टीम होते हैं। अगर एक मिनिस्टर फेल होता है तो पूरा कैबिनेट जिम्मेदार माना जाता है। चौथा फीचर, मिनिस्टर्स का लेजिस्लेचर का मेंबर होना। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट या असेंबली के मेंबर होते हैं, मतलब टीम के खिलाड़ी गेम भी खेलते हैं और प्लानिंग रूम में भी बैठे होते हैं। पांचवा फीचर, लीडरशिप ऑफ पीएम और सीएम। पीएम होता है सेंट्रल लेवल पे, सीएम होता है स्टेट लेवल पे। पीएम या सीएम जो होता है वो टीम का लीडर होता है और वो फाइनल डिसीजन मेकर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। छठा फीचर, लोअर हाउस का डिसोल्यूशन। लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली को कभी कभी डिसॉल्व करके नए इलेक्शंस कराई जा सकती है।
तो ये 6 फीचर्स हमने देखे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। चलिए इनको रिकैप करते हैं। मैंने पहले ही बोला कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, नॉमिनियल और रियल एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर्स के लेजिस्लेचर का मेंबर होना, लीडरशिप पीएम या सीएम की, और लोअर हाउस का डिसोल्यूशन। अब यहाँ पे और एक सवाल पैदा होता है कि ब्रिटिश और इंडियन सिस्टम में क्या फर्क है। हमने पिछले वीडियोस में भी जाना था कि अगर हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट की है, कॉपी की है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सीधे कॉपी पेस्ट का काम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी, हमारे देश की ज़रूरतों को अच्छे से समझा और जाना, और उसी के अकॉर्डिंग उनमें मॉडिफिकेशंस करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें ऐड की। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ब्रिटिश और इंडियन सिस्टम में क्या फ़र्क है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या फ़र्क है। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन का पार्लियामेंट सबसे पावरफुल है, कोई उसके लाज को रोक नहीं सकता, और इंडिया में पार्लियामेंट के लाज को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकता है। ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट किंग क्वीन होता है जो फैमिली से आता है यानी हेरिडेटरी, लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट होता है जो इलेक्शन से आता है। तो ये फर्क है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि लोग इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट कहने लगे हैं। जैसे टीम में कैप्टन का फाइनल डिसीजन होता है, वैसे ही पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार में पीएम का डिसीजन होता है। अब आते हैं दूसरे फीचर पे, दैट इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट का फैसला फाइनल होता है, जो पार्लियामेंट कहता है वही होता है, और अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होता है। इंडिया ने इन दोनों को बैलेंस बनाया। हमारे संविधान में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, वो लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता है, और पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकता। चलिए पहले एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, और इंडिया में ये कैसे काम करता है, और यूएसए में इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए दोस्तों, यूएसए में एक फ्रेज यूज होता है, दैट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि कोर्ट ये चेक करती है कि कोई लॉ सिर्फ टेक्निकली सही नहीं बल्कि फेयर भी है या नहीं। जैसे अगर स्कूल का प्रिंसिपल एक रूल बनाता है कि कोई बच्चा लंच टाइम में बाहर नहीं जा सकता, तो यूएसए वाली अप्रोच में ये कोर्ट ये भी सोचेगी कि ये रूल फेयर है या नहीं, बच्चों के लिए अननेसेसरी स्ट्रिक्ट तो नहीं। मगर इंडिया में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। हम कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है कि कोर्ट पहले ये देखेगी कि लॉ बनाते वक्त जो लीगल प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था वो फॉलो हुआ या नहीं। फेयरनेस का जजमेंट सेकेंडरी है। एग्जाम्पल, अगर वही स्कूल का प्रिंसिपल प्रॉपर स्टाफ मीटिंग, पेरेंट कंसल्ट और रूल बुक अपडेट करके रूल बनाता है, तो इंडिया में कोर्ट कहेगी हाँ प्रोसेस फॉलो हुआ, रूल वैलिड है, चाहे वो थोड़ा अनफेयर ही क्यों ना लगे। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू का स्कोप इंडिया में यूएसए से थोड़ा नैरो है। यूएसए में कोर्ट के पास फेयर अनफेयर का जज बनने का ज्यादा स्पेस है, लेकिन यहाँ प्रोसेस पे ज्यादा फोकस दिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ चलता है। अब बात करते हैं और एक फीचर की, दैट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम एक चेन में कनेक्टेड है, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब एक सिंगल सीढ़ी जैसा। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, जैसे एक बिल्डिंग का टॉप फ्लोर, उसके नीचे हाई कोर्ट्स, हर स्टेट के अपने फ्लोर, और फिर नीचे आता है सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स, जो ग्राउंड लेवल पे पब्लिक के सबसे पास होते हैं। और ये पूरा सिस्टम सेंट्रल लॉज जो पार्लियामेंट बनाता है और स्टेट लॉज जो स्टेट असेंबलीज बनाती है, दोनों इंप्लीमेंट करता है। यूएसए में अलग अलग होता है, वहां फेडरल जुडिशरी अपना काम करती है, स्टेट जुडिशरी अपना काम करती है, जैसे दो अलग अलग बिल्डिंग बन गए हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इंडिया में ये एक ही बिल्डिंग में सब आते हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के रूल पे। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक कोर्ट नहीं बल्कि एक मल्टी रूल इंस्टीट्यूशन है। सबसे बड़ा कोर्ट ऑफ अपील यही है। अगर हमारा केस लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट से होते हुए भी सॉल्व नहीं होता है, तो फाइनल स्टॉप सुप्रीम कोर्ट होता है। दूसरा रोल, फेडरल डिस्प्यूट्स का डिसीजन मेकर। जैसे अगर पंजाब और हरियाणा में पानी का डिस्प्यूट हो, तो फाइनल रेफरी सुप्रीम कोर्ट होता है। तीसरा रोल, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर। अगर हमारा बेसिक राइट वायलेट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए शील्ड बन के खड़ा होता है। और एक फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है,
तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक सकता है। और ये सब तभी पॉसिबल है जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सॉलिड सेफगार्ड्स दिए हैं जुडिशरी के लिए, जैसे जजेस का सिक्योर टर्नओवर, उनको आसानी से हटा नहीं सकते वरना वो प्रेशर में काम करेंगे। फिक्स्ड सैलरी और कंडीशंस ताकि उनकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज ना हो। सुप्रीम कोर्ट का खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। पार्लियामेंट उसका बजट कट करके उन पे प्रेशर नहीं बना सकता। जजेस के कंडक्ट पर पार्लियामेंट में डिस्कशन बैन है ताकि उन पे पॉलिटिकल अटैक ना हो। रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस बैन होती है ताकि जज अपने जजमेंट फ्यूचर प्राइवेट बेनिफिट के लिए ट्रस्ट ना करे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन, दोनों अपने अपने काम में इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ पढ़ते नहीं समझते हैं, ताकि हम अपने देश की कहानी और उसके संविधान की रूह को जी सके। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।